हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी टॉपिक सेल यानी कोशिका के बारे में तथा इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। ये वीडियो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आवश्यक है। आओ दोस्तों शुरू करते हैं। जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को कोशिका कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें अनेक चैम्बर दिखाई दिए। ये चैम्बर्स को कोशिका कहा गया। कार्क नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका यानी नॉन लिविंग सेल का अध्ययन किया। 1674 ईस्वी में A.V. लीवेनहुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकमा नामक जीवाणु की है। इसे प्लूरोपेनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO भी कहा जाता है। इसकी मापन 0.1 माइक्रोमीटर है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच के अंडे की होती है। 170 mm गुणे 135 mm की। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन की होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। 2 जर्मन वैज्ञानिक स्वान 1839 एवं स्लाइडेन 1838 ने कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी प्रस्तुत की। स्वान प्राणीशास्त्री एवं स्लाइडेन वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी इस प्रकार दिया। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका ये प्राचीन कोशिका है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल आदि आता है। यूकैरियोटिक कोशिका ये वास्तविक कोशिका है। इसके अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव आते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक इसमें राइबोसोम्स 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और यूकैरियोटिक में राइबोसोम्स 80S प्रकार का होता है। DNA प्रोकैरियोटिक में DNA गोलाकार होता है एवं एकल सूत्र में होता है। और यूकैरियोटिक में DNA सीढ़ीनुमा संरचना में होता है एवं पूर्ण रूप से विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका नहीं होती है। यूकैरियोटिक में कोशिका पाई जाती है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक कोशिकी यूनिसेलुलर जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। एक कोशिकी यानी यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना। ये ऐसे जीव हैं जिनमें एक ही सेल होती है। बहुकोशिकी यानी मल्टीसेलुलर जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलने से बना है, बहुकोशिकी कहलाते हैं। कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। पौधों में पाई जाने वाली कोशिका का पादप कोशिका यानी प्लांट सेल
तथा जंतु में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल कहते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या है? इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो अर्ध पारगम होती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, परंतु जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है। पादप कोशिका में रसधानी पाई जाती है, जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है, स्टार्च जिसको कहते हैं। जंतु कोशिका में भोजन ग्लाइकोजन और वसा फैट के रूप में संचित रहता है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये सेल्यूलोज का बना होता है, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं चारों तरफ से अत्यंत महीन, पारदर्शक एवं अर्धपारगम यानी सेमी परमेबल झिल्ली से घिरी होती हैं, इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये है दोस्तों पादप कोशिका। ये जो है ये होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक में ये न्यूक्लियस होता है और ये द्रव भरा होता है। ये साइटोप्लाज्म, ये कोशिका द्रव होता है साइटोप्लाज्म। और वैक्यूल, ये होता है वैक्यूल। क्लोरोप्लास्ट ये होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। और एमिलोप्लास्ट, ये एमिलोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन ये होती है बाहरी, ये सेल मेम्ब्रेन होती है बाहरी। और ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। और राइबोसोम, ये राइबोसोम होते हैं। गोल्जी, ये अप्रेंटिस और गोल्जी वेसिकल ये होते हैं। लाइसोसोम ये होते हैं, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये पादप कोशिका थी। अब अगली देखते हैं जंतु कोशिका। जंतु कोशिका ये है, ये है सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मीन्स होती झिल्ली। और ये है क्रोमैटिन, न्यूक्लियस ये है। और ये न्यूक्लियस, और इसमें ये द्रव भरा है, केंद्रक द्रव कहते हैं इसको। और इसमें माइक्रोट्यूबुलस लाइसोसोम इसमें भी होते हैं। और गोल्जी वेसिकल्स और गोल्जी अपरेटस इसमें भी होते हैं। साइटोप्लाज्म भी होते हैं, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है कोशिका झिल्ली की बाहरी तथा भीतरी परत प्रोटीन एवं मध्यवर्ती परत फास्फोलिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका के भीतर से बाहर जाने वाले पदार्थ का चयन करना है। कोशिका झिल्ली या भित्ति के अंदर का गाढ़ा रंगीन पारभासी और लसलसा वजन युक्त पदार्थ है, जिसे जीवद्रव्य कहा जाता है। जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर दो भागों में बटा होता है, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव। केंद्रक न्यूक्लियस ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। ये कोशिका मुख्य भाग होता है, इसमें डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये कोशिका गतिविधियों का संचालित एवं नियंत्रित करता है। इसके मुख्य चार भाग होते हैं, केंद्रक कला और केंद्रक द्रव और केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे।
अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर के द्वारा की गई थी। 1880 से 90 में अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने 1898 ईस्वी में रखा। ये कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार अवस्था सूत्राकार संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फुल फॉर्म होता है का निर्माण भोजन का ऑक्सीकरण होता है। अगला है लवक यानी प्लास्टिड। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में एक अन्य प्रकार की संरचना होती है जिसके लवक कहते हैं। ये लवक केवल पौधों में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ये हरे रंग के पौधे होते हैं क्योंकि इनके अंदर हरे रंग का पदार्थ यानी पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है। इसी कारण पौधे के कुछ भाग तथा पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट होता है। ये रंगीन लवक होते हैं और पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में। ये स्टार्च के रूप में भोजन करते हैं। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्पों की पंखुड़ियों तथा फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी, जिसकी खोज 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना है। इसमें वसा एवं प्रोटीन अधिक होते हैं, लेकिन राइबोसोम का अभाव होता है। लाइसोसोम ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका खोज डी डूबे के द्वारा की गई थी। ये सूक्ष्म व गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। इसके अंदर बिकर पाए जाते हैं। बिकर जीवधारियों में पाए जाने वाले विशेष उत्प्रेरक होते हैं जो जैविक क्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। लाइसोसोम में पाए जाने वाले बिकर विघटनकारी होते हैं और विभिन्न पदार्थों को पाचन करते हैं। इसमें बहुत से हानिकारक अम्लीय अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं, अतः इसे आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अब बात करते हैं राइबोसोम। ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज प्लेडे के द्वारा की गई थी। ये सबसे छोटा कोशिकांग है। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन से बने होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं। आरएनए क्या होता है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है, अतः इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। अगला है तारककाय। सेंट्रोसोम ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका खोज बोवेरी के द्वारा की गई थी। ये कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होते हैं। ये केंद्रक के समीप पाए जाने वाले संरचनाएं हैं जो 2 बेलनाकार रचनाओं से निर्मित होते हैं, जिन्हें तारक केंद्र यानी सेंट्रोइल कहते हैं। प्रत्येक तारक केंद्र एक महीन स्वच्छ आवरण सेंट्रोस्फेयर में लिपटा रहता है। सेंट्रोस्फेयर का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतु स्पाइंडल फाइबर्स बनाना है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेंट्रोसोम का अभाव होता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम, इसकी खोज वाल्थेयर फ्लेमिंग के द्वारा 1882 ईस्वी में की गई। धागे सदृश संरचनाएं होती हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाई जाती हैं। ये डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती हैं। इसके ऊपर जो दाने के समान संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें हम जीन मान सकते हैं। गुणसूत्रों में
पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्लों में जीवन की सारी जानकारी छिपी रहती है। ये जानकर कोड आनुवंशिक कोड के रूप में होती है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ये दो ही न्यूक्लियोइड हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार प्लस डिऑक्सी राइबोज या राइबोज शर्करा। फास्फेट समूह PO4 या आपस में जुड़ी रहती हैं। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध आकर्षक बल फास्फोडाइस्टर बंध कहते हैं। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, यह अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अर्थात ये अम्ल हमारा आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल है। इस अम्ल में डिऑक्सी राइबोज शर्करा और 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार, 2 प्यूरिन एडेनिन ए और गुआनिन जी और 2 पायरिमिडीन थाइमीन एवं साइटोसिन सी होते हैं। डीएनए के द्विरज्जुकी प्रतिरूप की खोज वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने की, जिनके लिए उन्हें सन 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसमें अनुसार डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम तथा एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एडेनिन थाइमीन के साथ डबल हेलिक्स बॉन्ड ए, डबल बॉन्ड टी तथा साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड यानी सी, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जी। डीएनए फिंगरप्रिंट। किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में प्रयुक्त क्षार का क्रम निश्चित होता है, जिसके द्वारा उस जीव या व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है। डीएनए के इसी निश्चय क्रम को डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज डॉक्टर एलेक जेफ्रेज के द्वारा की गई। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लाने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट संस्थान हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ इत्यादि स्थानों पर है। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता। अपराधियों को पता लगाने में, खोए माता पिता एवं संतान का पता लगाने में, संपत्ति विवाद के निपटारे में, आनुवंशिक रोगों के इलाज में, पराजीनी फसल के निर्माण में। आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये अम्ल केवल कुछ विषाणुओं का ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। हमारे शरीर में ये डीएनए की सूचनाओं को डिकोड करने एवं उन सूचनाओं को आगे क्रियान्वित करने का कार्य करता है। इन सूचनाओं से ही हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस अम्ल में राइबोज शर्करा एवं 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। यहाँ डीएनए के थाइमीन क्षार की जगह यूरेसिल नामक क्षार होता है, जबकि अन्य क्षार समान होते हैं। दोनों न्यूक्लिक अम्लों को हम जैविक अणुओं की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे जैविक अणु प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं विटामिन होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं: एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, अमीनो एसिड को निश्चित क्रम बनाना, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर पाया जाता है, जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिलर ने 1868 ईस्वी में की थी। गुणसूत्रों को आनुवंशिकी का वाहक कहते हैं। जीन भी क्रोमोसोम का वह एक भाग है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसे जीन को आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। ये गुणसूत्र पर स्थित है। किसी भी जीव के लिए गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, जिसमें हम उस जीव की पहचान कर सकते हैं। मनुष्य में 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जैसे मेल सेक्स क्रोमोसोम XY होता है और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? XX होते हैं। माता में XX होते हैं, पुरुष में
यक्स वाई होते हैं। यक्स और वाई, यक्स वाई मिलेगा तो पुत्र होगा और यक्स एक्स मिलेगा तो पुत्री होगी। अतः प्रद्रव्य जलिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती हैं। इसकी खोज प्रोटर के द्वारा की गई सबसे बड़ी कोशिका अंग है। ये कोशिका द्रव सेल सैप तथा केंद्रक में भरे द्रव में जाल के समान फैली होती है। ये जाल परस्पर समांतर ढंग से लगी चपटी नलिकाओं से बना होता है। इसका मुख्य कार्य वसाओं और प्रोटीन का संश्लेषण करना है, जो विभिन्न झिल्लियों जैसे केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। ईआर दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ ईआर, वैसा ईआर जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ड्रॉप ईआर वैसे ईआर जिस पर राइबोसोम पाया जाता है। ये कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। रसधानी ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये केवल झिल्ली से घिरी हुई होती है, जिसे टोमोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। आप दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? यह है अंतःप्राद्रव्य जलिका। निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? ये कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ये लाइसोसोम सिर्फ पशु कोशिका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्र दो प्रकार के होते हैं, सही है। अर्धसूत्र के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में सम्मिश्रित होते हैं, सही है। दूसरा देखते हैं, अर्धसूत्र के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती है, ये गलत है। किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। जीव की मूलभूत इकाई यूनिट कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इसमें कौन सी है? यह है न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका कहते हैं जिसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? यह है जल। सबसे ज़्यादा अधिक जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? ये विषाणु पर लागू नहीं होता है। ये बीज की कड़ी है, ना तो जीवित है ना ही मृत है। ये जैसे ही कोई जीवित सेल में पहुंचते हैं तो अपनी क्रिया चालू कर देता है, उसे क्या कहते हैं? वायरस या विषाणु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह है सही है सी। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए यानी आरएनए अणु से बने होते हैं। आरएनए क्या होती है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कोशिका फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण करता है। केंद्रक कौन करता है? केंद्रक करता है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ये सेल्यूलोज कहते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ये केवल समसूत्री विभाजन होता है। जोड़े मिलाना है। AB2C कोशिका भित्ति। AB यानी पौधे की कोशिका, ATP AC
सूत्रकणी AB2C सूत्रकणिका ATP। निम्नलिखित का मिलान करना है, जिसमें है 1 का लाइसोसोम का C आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 2 का A DNA पावर हाउस होता है। वो सिट पावर हाउस किसे कहते हैं? ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और DNA क्या होता है? गुणसूत्र होता है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, ये होते हैं 46 जोड़े। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र कितनी जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। 23 दूनी 46। अगला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? यह है उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? ये छिपकली में नहीं होते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ये कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ये अनुपस्थित और सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहा जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। निम्न में से किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। यह है मेटाफेज। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी और लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये एंथोसाइनिन के उपस्थिति के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग ओरिजिनल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट। ये पादप में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियां और हरी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? ये क्लोरोप्लास्ट। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिका सेल यानी ऑर्गेनल्स में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? ये होती है बी नंबर, अंतःप्रादबी जलिका। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है ए और बी यानी प्रोटीन और लिपिड से। मानव शरीर में किस अंग से लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ये तिल्ली से बनती हैं। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है। नंबर 2, स्तंभ कोशिकाएं बीज पुट्टियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। नंबर 3, स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुल कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार से ऊतकों में विकसित किया गया है। यह है क्वेश्चन नंबर 1, चारों हैं सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? ये असत्य है डी। ये केवल भ्रूण एम्ब्रायो में पाया जाता है? नहीं। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं? बिल्कुल सही। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं? सही है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखते हैं? ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं? ये कहते हैं एपाप्लासिस। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? ये पादप कोशिका में पाई जाती है। जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? ये प्रोटीन है। तारक काय की खोज किसने की थी? ये की थी बोवेरी ने। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम
को किसने देखा था? ये G.E. पैलाडे ने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी होती है? ये 2 आवरण से घिरी होती है। मैसेंजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? ये गोल्जी काय को ट्रैफिक का ये कहा जाता है। प्राद्रव्य जलिका की खोज किसने की थी? ये K.R. पोर्टर ने की थी। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? ये C. वेंडा ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? ये कायिक कोशिकाओं में होता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? ये जीनोम कहते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? ये नाल और रस्का ने की थी। निम्नलिखित में से छोटा कोशिका है, यह है माइटोप्लाज्मा का। अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ये भोजन और ऑक्सीजन। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है, ये क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग मुख्य रूप से पाचन एंजाइम में संग्राहकार की तरह कार्य करता है? ये लाइसोसोम करता है। ये लगभग 50+ क्वेश्चन थे। ये रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSC ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसी तरीके से टॉपिक वाइज मैं बायोलॉजी के एक एक टॉपिक को पूरा करूँगा। और मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं और वीडियो बना सकूं और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो। जय हिंद।